नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा बायोलॉजी की, जो हमारी क्लास चल रही थी, क्लास नंबर 6। इससे पहले हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। पहली यूनिट जो थी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इससे पहले हमने मेंडल के जो अनुप्रयोग थे वो पढ़ लिए थे। आप लोगों ने उसको भली भांति पढ़ लिया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। पेपर बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, आपको एकदम सटीक तरीके से समय पढ़ना है, अपनी प्रैक्टिस को करना है। बहुत जल्दी ही आपको वन दरोगा में सिलेक्शन लेना है ना। और ये सारी चीज़ों को आपको कहाँ पर मिलती हैं? टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स विक्ट्री पर आपको ये जो PDF है ये वहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करके और जो बेहतरीन चीज़ें हैं अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले क्या है भैया, परिचय इसका देखते हैं। आपको पता होगा हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार का रहता है। सबसे पहले परिचय क्या होता है? लिंग निर्धारण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव का लिंग नर या मादा तय होता है। यह आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि जो लिंग निर्धारण है वो कैसी प्रोसेस है भैया जी? वो बोल रहा है कि नर होगा या मादा, मेल या फीमेल होगा, ये किससे डिपेंड करता है? ये भैया लिंग निर्धारण पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन आगे को है भैया जी, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होता है? यहाँ पर देख लेते हैं। गुणसूत्रों की भूमिका इसके अंदर क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, है मनुष्यों में 46 गुणसूत्र। भैया जी 46 जोड़े क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और जिनमें से 44 ऑटोसोम। भैया जी ऑटोसोम मतलब 44 तो सेम होते हैं। 44 क्या है यहाँ पर? 44 क्या है? गुणसूत्र हैं। ठीक है, अगर जोड़ों की हम बात करें तो कितने जोड़े हो जाएंगे? 22 जोड़े हो जाएंगे। और 2 लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? होते हैं। ठीक हो गया। बोल रहा है कि 2 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो कि ये क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर देखते हैं आगे को। भैया जी बोल रहा है कि महिलाओं में है ना, फीमेल में क्या होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? X और X होते हैं, 2 की 2। ठीक हो गया। पुरुषों में क्या होते हैं? X और Y होते हैं। मैं इसके लिए आपको एक चित्र बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। उस चित्र से आपको बहुत भली भांति समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे क्या चलती हैं। ठीक है, मैं उस चित्र की ओर ले चलूँगा जहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको ये चित्र समझना है कि कब क्या होगा। ध्यान से देखना इस चित्र को। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भैया ये मेल है ना। पुरुषों के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, बोले तो 23 जोड़े। अब 23 जोड़े यहाँ पर देखेंगे, हमने पढ़ा कि 44 तो दोनों के अंदर सेम होते हैं। ठीक हो गया, ऑटोसोम होते हैं। भैया जी 44 यहाँ किस में है? मेल के अंदर हैं, और 44 किसके अंदर हैं? फीमेल के अंदर भी हैं। ठीक है, लेकिन जो मेल के अंदर एक जोड़ा गुणसूत्र होता है X Y, वो क्या होता है? X और Y होता है। लेकिन जो फीमेल के अंदर होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, वो कैसा होता है? X और X होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इस 44 में से मान लेते हैं 44 में से 22 जोड़े तो यहाँ आ गए और एक X यहाँ आ गया। इस 44 में से 22 यहाँ चले गए, एक Y यहाँ चले गया। कहने का मतलब है 44 प्लस XY को यदि मैं डिवाइड करूँ 2 भागों में तो ये 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। ठीक है, तो 22 जोड़े, 22 और 22 44, X और Y मिला के XY बन गए। सेम इसी प्रकार से यहाँ भैया जी 44 जोड़े हैं तो 22 और 22 तो ऐसे बांट दो इनको अलग अलग, और यहाँ X और X गुणसूत्र हैं तो X यहाँ आया और X यहाँ चले गया। ठीक है, तो ये फीमेल ये मेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो किसी भी बच्चे का जन्म होगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा? वो यहीं से हमें पता चलता है। यहाँ देखना, देखो 22 जोड़े यहाँ से, ये देखो ये क्रिया पहले हुई 22 जोड़े, और यहाँ से भी कितने मिले? 22 जोड़े मिले। अगर यहाँ का, ठीक है, ये क्या है भैया जी? मेल का X गुणसूत्र, और यहाँ से फीमेल का भी X गुणसूत्र अगर आ जाएगा तो 44 प्लस X और X। इसका हमने पहले ही पढ़ा था कि 44 प्लस XX हम किसको बोलते हैं? फीमेल को बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर जो बच्चा होगा वो कैसा होगा भैया जी? आपको पता है वो फीमेल होगा। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने कहा अगर यहाँ के 22 जोड़े, यहाँ ध्यान से देखना, मैंने कहा यहाँ से 22 जोड़े ये आए और यहाँ से क्या आए? 22 जोड़े ये आए, तो 22 और 22 44 हो गए। मैंने कहा यहाँ से है ना, मेल के X गुणसूत्र और फीमेल का भी क्या आ गया? X गुणसूत्र आ गया, तो 44 प्लस X और X। इसका मतलब यहाँ भी क्या बनेगा भैया? फीमेल बनेगा। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से 22 जोड़े गुणसूत्र ये आए, सॉरी 22 गुणसूत्र ये आए, 22 गुणसूत्र ये आए। ठीक है, पहले यहाँ से ये 22 गुणसूत्र ये आए तो 44 तो हो गए। भैया जी यहाँ से क्या आया? यहाँ से क्या आया? Y आया, और यहाँ से क्या आया? X आया। तो Y 44 प्लस YX क्या होता है हमारा? पुरुष
मेल यहाँ पर होता है तो भैया यहाँ पर जो बच्चे का जन्म होगा वो कैसा होगा, एक मेल होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ से 22 गुणसूत्र और यहाँ से ये 22 गुणसूत्र 44 हो गए। भैया यहाँ से y गुणसूत्र आया और यहाँ से x गुणसूत्र आया और यहाँ पर क्या बन गया हमारा yx, तो ये भी क्या बन गया, मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब क्या होता है, निषेचन जब होता है तो उस समय क्या होगा, या तो फीमेल फीमेल या तो मेल और मेल। तो इसका कहने का मतलब है सबके क्या हैं, चांस बराबर हैं लड़का और लड़की होने के। अब यहाँ पर ध्यान ये देना, मैंने ये कहा कि जो ये क्रियाएं हो रही हैं इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, मेल की है या फीमेल की है, एक्स गुणसूत्र की है या वाई की है। आप बोलोगे गुरुजी यहाँ तो एक्स है, एक्स नजर आ रहा है, यहाँ भी एक्स। तो मेनली जो ये डिसाइड कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो कौन सा गुणसूत्र कर रहा है, वाई गुणसूत्र कर रहे हैं। कौन कर रहा है, वाई गुणसूत्र। ठीक है, क्योंकि यहां तो एक्स एक्स है। इसका मतलब ये कौन निर्धारित करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, जो मेल का स्पर्म है, जो गुणसूत्र है, ठीक है, जो गुणसूत्र है, अगर वो वाई होगा तो क्या होगा भैया जी, तो होगा हमारा पुरुष, है ना, मेल होगा। अगर मेल का एक्स गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, महिला। तो इसका मतलब जो मुख्यतः है वो मेन भूमिका किसकी है, मेल गुणसूत्र की है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं सीधे ले चलता हूं आपको उसी पीडीएफ पे जो हमने बनाई हुई थी, यहां पर अब इसको समझेंगे। निषेचन और लिंग निर्धारण की कैसे होता है ये आपको समझना है। ठीक है, यहां पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ें यहां पर लिखी गई हैं। माता मदर के अंडाणु में, ओवम में हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। ठीक है, पिता फादर के गुणसूत्र स्पर्म में हमेशा क्या होता है, एक्स या वाई गुणसूत्र कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना 44 प्लस एक्स और वाई, ये किस में बताया था, मेल में बताया था। तो बोल रहा है स्पर्म में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अगर एक्स स्पर्म इसके साथ क्रिया करेगा तो भैया क्या हो जाएगा, फीमेल होगी। अगर इसके साथ वाई क्रिया करेगा तो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, आगे की ओर देखना, बोल रहा है निषेचन के दौरान यदि शुक्राणु एक्स लेकर अंडाणु से मिलता है तो संतान लड़की। मैंने अभी बताया था ना कि अगर एक्स से मिलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, लड़की होगी। यदि शुक्राणु वाई लेकर अंडाणु से मिलता है तो संतान क्या होगा, लड़का होगा, एक्स वाई। ठीक हो गया, बात समझ में आई। लड़कियों के लिए एक्स वाई था और लड़कियों के लिए एक्स एक्स, ये वो चीज़ मैंने बता दिया है आपको पहले ही। इसके बाद देखना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लगाया है, ये पिन कर रखा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिता लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मेल स्पर्म है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि भैया मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताइए एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है कि वाई। आपने देखा होगा तो आप लिखेंगे कि जो एक्स गुणसूत्र होता है ये आकार में थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, और वाई क्या होता है, छोटा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, बड़ा होता है, और वाई गुणसूत्र कैसा होता है, छोटा। क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपने देखा होगा, ठीक है, ये तो 46 जोड़ों की बात हुई, हमारे अंदर जो 46 जोड़े गुणसूत्र हैं। आपने देखा होगा किसी बच्चे का ऊपर का होंठ कटा हुआ रहता है, देखा है ना आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के होंठ बहुत मोटे होते हैं। आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती, बांझपन आ जाता है किसी में। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको वहाँ की ओर ले चलूँगा और उन चीज़ों को आप नोट करना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होंगी। ठीक है, इस पर कोई डाउट है नहीं, ये लगभग सभी बच्चों को क्या होती हैं, चीज़ें पता होती हैं। मैं ले चलूँगा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ भैया, अब यहाँ पर ये बात ये रही कि सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पूछ देगा कि सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम हैं, जो हमारे गुणसूत्र हैं, उनकी जो अनियमितता होती है, जैसे 46 जोड़े होते हैं, मान लो किसी में 47 हो गए, किसी में 45 हो गए, तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा, तो उससे कोई हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब जो गुणसूत्र हैं उनकी अनियमितता या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ 4 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग देखेंगे। सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है भैया, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। देखिए नॉर्मली इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 45 हो जाते हैं। इसका इफेक्ट ये केवल स्त्रियों में नजर आता है। ये किस में नजर आता है भैया, केवल महिलाओं में नजर आता है, स्त्रियों में नजर आता है, फीमेल में नजर आता है। इसमें क्या होता है, बांझपन हो जाता है और अविकसित होता है। भैया शरीर अविकसित हो जाए और बांझपन हो जाता है ना, शरीर अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए किसी व्यक्ति में बांझपन
किस सिंड्रोम की वजह से होता है, तो आप बोलोगे टर्नर सिंड्रोम। अगला है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह केवल पुरुषों में होता है भैया, यह केवल किस में होता है, पुरुषों में होता है। और इससे क्या होता है, नपुंसक हो जाते हैं पुरुष, क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नपुंसक है उसमें जो इंसान होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। और किस सिंड्रोम की वजह से होते हैं, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। चलेंगे आगे को भैया जी, डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 हो जाती है, 47। इसमें ये बोथ मतलब मेल और फीमेल दोनों में ये बीमारी हो सकती है। भैया इसका कारण क्या है, कारण नहीं, इसमें रोग क्या है, क्या इसकी पहचान है, जीभ व होंठ मोटे हो जाना, ठीक है, और मंद बुद्धि का हो जाना। कैसा हो जाना भैया, मंद बुद्धि का हो जाना, और जीभ व होंठ का क्या होना, मोटा होना। किसका कारण है, डाउन सिंड्रोम का एक कारण है। भैया पटाउ सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 हो जाती है। और ये बोथ में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, मंद बुद्धि और ऊपर का होंठ कटा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का ऊपर का होंठ कटा हुआ है, बताओ उसमें किस सिंड्रोम की कमी है या उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, तब आप बोलोगे 47। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि जब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा तो उस पर ये चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये एडिशनल जानकारी थी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आके लिखी हुई है, तो आप इनका क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, है ना। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूं उसी पीडीएफ की तरफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप था। अब देखते हैं आगे को भैया जी। अगला क्या कहता है, अगला बोल रहा है अन्य जीवों में लिंग निर्धारण, कि अन्य जीवों में कैसे होता है। मनुष्य के बारे में तो आपको पता है भाई, है ना, वो तो सभी को पता है मनुष्य के बारे में कि कैसे क्या होता है। अब लेकिन मेन चीज क्या है, अन्य जीवों में भैया सबसे पहले, है ना, हमने देखा कि XX और XY प्रणाली किसके अंदर होता है, ये मनुष्यों में, स्तनधारियों में और कुछ कीटों में भी ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि जो नर जो मेल है उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मादा जो फीमेल है उसमें X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, एक और होता है, जैसे XX XY प्रणाली है, यहाँ ZY प्रणाली भी एक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ZY गुणसूत्र प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तब आप बोलोगे पक्षी और सरीसृप, ठीक है भैया। जो पक्षी होते हैं और जो सरीसृप होते हैं उसमें किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है, Z और ZW, ठीक हो गया। इसमें जो नर होते हैं वो क्या होते हैं, ZZ होते हैं, और भैया जो मादा होते हैं वो क्या होते हैं, ZW होते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ जो मेनली था वो कौन था, नर पर डिपेंड कर रहा था कि भैया मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग थे। अब यहाँ दोनों अलग अलग कौन से हैं, देखो Z और W किस में है, मादा में, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मादा फीमेल लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है भैया, उत्तरदायी होता है। चीज़ों को रटना नहीं है, जहां दो गुणसूत्र हैं वही निर्धारित करेगा, क्योंकि यहां से तो हमें पता है ZZ ही आएगा हमेशा नर से, ठीक है। लेकिन जो मादा है उसमें से क्या आ जाएगा, Z और W आएगा, जो कि फीमेल यहां पर क्या हो जाएगी, मेन हो जाएगी, ठीक हो गया। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं, ये तो PPT में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है कि XO प्रणाली। भैया ये सारी प्रणालियां हैं, आपके इसमें पूछेगा, उसने सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन लिख रखा है उसके अंदर, टॉपिक के अंदर, लेकिन आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो XO प्रणाली क्या है, XO प्रणाली कीट जैसे टिड्डे। भैया टिड्डे के अंदर कैसी प्रणाली पाई जाती है, X और O प्रणाली पाई जाती है ना, कुछ कीटों में, ठीक हो गया भैया। नर में XO सिर्फ एक X गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक हो गया नर में, और मादा के अंदर क्या होता है, X और X गुणसूत्र पाया जाता है। अब मैं कहूँ कि यहाँ कौन उत्तरदायी होगा, आप बोलोगे जिसमें दो अलग अलग हैं, तो यहाँ का कौन उत्तरदायी होगा, नर जो है यहाँ पर उत्तरदायी होगा। भैया अगला पर्यावरणीय लिंग निर्धारण क्या होता है, पर्यावरण है ना, आपको पता है एनवायरमेंट। भैया मगरमच्छ और कछुए ये दोनों क्या हैं, ये पर्यावरणीय लिंग निर्धारण करने के लिए इनके लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है। अब पर्यावरण के हिसाब से नर और मादा बनेंगे, किसके अंदर भैया, मगरमच्छ और कछुए के अंदर। बोल रहा है उच्च तापमान, अगर टेम्परेचर तुमने हाई कर दिया तो इसका मतलब वहां क्या बनेंगे, नर बनते हैं, क्या बनते हैं, नर बनते हैं। हाई टेम्परेचर तो मोर मेल्स भैया जी, तब जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां क्या बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे। अगर निम्न तापमान होगा, क्वेश्चन पूछ देगा घुमा घुमा के, बताइए एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां मगरमच्छों में जो संख्या होगी नर और मादा किसकी ज्यादा होगी, भैया टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वहां मादा फीमेल के होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है।
आगे को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही पेपर में पूछ देता है और यही आपको चीज़ें नोट करनी होती है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि एग्जामिनर आप किस लेवल पर जा रहा है, तो यही लेवल पर पूछ देता है। आप कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम कहाँ से करें, ऐसा पूछ दिया। भैया सही पूछ रहा है, बिल्कुल आपने बिल्कुल पढ़ा होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। अगला बोल रहा है हेमाफ्रोटाइट्स, केंचुआ समुद्री घोंगे, ये जीव नर और मादा दोनों होते हैं और स्वयं ही प्रजनन कर सकते हैं। बोल रहा है कि जो केंचुआ है, जो समुद्री घोंगे हैं, ये जीव नर और मादा दोनों होते हैं और स्वयं ही प्रजनन कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी जीव वह जीव होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जैसे जो सेक्स डिटर्मिनेशन में जिसमें दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रखा है ना कि समुद्री घोंगे और केंचुआ, इनमें क्या होता है, नर और मादा एक ही शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं द्विलिंगी, ठीक हो गया, नाम से ही पता चल रहा है द्विलिंगी। तो ये क्या होते हैं भैया जी, केंचुआ क्वेश्चन पूछ देगा, केंचुआ कैसा प्राणी है, आप बोलोगे द्विलिंगी है। समुद्री घोंगे कैसे हैं, द्विलिंगी है, ठीक है। और इसको किसके अंदर रखा गया है, हेमाफ्रोटाइट्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें इंग्लिश में भी मैंने लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा अगला भैया जी, क्वेश्चन कहता है कि लिंग निर्धारण में हार्मोन्स की भूमिका, जो हार्मोन्स है उसकी भूमिका क्या होती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं SRY, ठीक है, जीन, ये भी क्या है, एक जीन्स है या जीन है। और Y क्रोमोसोम, ठीक हो गया भैया जी, यह Y गुणसूत्र पर पाया जाता है और पुरुष जननांगों के विकास को नियंत्रित करता है। कौन, SRY जीन, ठीक हो गया। टेस्टोस्टेरोन भैया ये भी क्या है, देखते हैं। पुरुष विशेषताओं जैसे, इंपॉर्टेंट है, जैसे दाढ़ी, भारी आवाज़ को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन बोल देगा कि निम्नलिखित में से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो किसके लिए उत्तरदायी है। आप बोलोगे जो पुरुष होते हैं उनकी जो दाढ़ी आती है, पुरुषों की आवाज़ जो मोटी होती है तो या पतली होती है, या भारी आवाज़ जो होती है वो किसके कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एस्ट्रोजन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। बोलेगा महिला विशेषताओं जैसे स्तन वृद्धि, ठीक है, को नियंत्रित करता है। जो फीमेल होती हैं उनकी जो स्तन वृद्धि को नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन्स करता है, एस्ट्रोजन करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ठीक है। ये दो हार्मोन्स जो कि आपको पता होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आप इनको नोट भी करेंगे अपनी कॉपी में और चीज़ों को समझेंगे भी, ठीक है। ये रहा अगला, लिंग निर्धारण से जुड़े आनुवांशिक विकास। भैया जी आनुवांशिक विकास क्या क्या है, देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, महिलाओं में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, भैया जी पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, मैंने आपको बता दिया था 47 जोड़े होते हैं, XXY आ जाता है, ठीक है। अगला एंड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम, भैया जी XY होने के बावजूद शरीर में टेस्टोस्टेरोन को नहीं पहचानता, जिससे महिला विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। तो ये सारी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे और फिर से चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और ये वही चीज़ हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्पेशल बताया हुआ था। ये रहा अगला, भैया क्वेश्चन क्या कहता है, लिंग निर्धारण के सामाजिक और नैतिक पहलू। कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें बात करना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन हमें एक व्यक्ति होने के नाते, है ना, हमें ये चीज़ों को समझना है कि सामाजिक जो पहलू है, जो नैतिक पहलू है, ये आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं, हमें चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। बोल रहा है कि लिंग जो अनुपात है, भैया सामान्यतः लिंग जो अनुपात है 105 लड़के और 100 लड़कियों का एक रेशियो होता है, ठीक है। कुछ देशों में लिंग चयन के कारण लड़कियों की संख्या घट रही है। भाई आप लोगों को पता होगा सभी लोगों को कि पहले ही लिंग का निर्धारण कर दिया जाता है कि मेल है कि फीमेल है, इसी वजह से लड़कियों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। जो कि ये क्या है, कानूनी अपराध है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा है। भ्रूण हत्या, आपको पता है, फीमेल्स 40 भैया जी हत्या 40 साइड का मतलब कहीं पर आ जाएगा तो हत्या होगा, ठीक हो गया। तो भ्रूण हत्या, कई देशों में जन्म के पहले लिंग जांच करवाकर लड़कियों का गर्भपात कर दिया जाता है। भैया जी ये देखो, कई देशों में लिंग जांच अवैध है। इसने बोल दिया है कि ये चीज़ें क्या हैं, अवैध हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। ये नैतिक पहलू थे तो मुझे लगा कि आपको ये पढ़ाने चाहिए, इसी वजह से ने पढ़ाया है ना। अगला है कृत्रिम लिंग चयन। भैया कृत्रिम लिंग चयन भी होता है, मतलब यहाँ पर देखिए IVF
एक प्रणाली होती है IVF, एक होता है PGD, तकनीक द्वारा लिंग का चयन किया जा सकता है। भैया जी ये तकनीकें हैं, इनमें अलग से क्या जाता है, एक ट्यूब ली जाती है, उसमें बाहर से जो हमारे स्पर्म है उनको करके और फिर फीमेल में इनको प्रवाहित किया जाता है और उसके बाद जो बच्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं TVF और PGD, ठीक है। यह नैतिक रूप से विवादास्पद है भैया जी, ये क्या है, कंट्रोवर्शियल है, ये चीज़ें हमें नहीं कर रही हैं, ठीक है। चलते हैं, ये रहा निष्कर्ष, हमने क्या निकाला। मेन चीज़ आपको पता है कि हमारा पढ़ने का तरीका एक एक लेवल करके जाते हैं और लास्ट में उसका निष्कर्ष भी निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, मनुष्य में लिंग निर्धारण XY प्रणाली द्वारा होता है। भैया ये हमने बिल्कुल पढ़ लिया है, सही बात। और इसमें जो मेल होता है हमारा, वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसमें X और Y होते हैं, ठीक है। पिता मेल लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है भैया जी, उत्तरदायी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। कुछ जीवों में पर्यावरणीय लिंग निर्धारण को भी प्रभावित कर सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, ये मैंने बता रखा है। अनैतिक लिंग चयन और भ्रूण हत्या सामाजिक असंतुलन का कारण बन सकता है, तो ये चीज़ें हमें नहीं कर रही हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी और मेरा ये प्रयास रहता है, आपको जो भी बच्चे लास्ट तक जुड़े हुए हैं, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं हर एक टॉपिक एक स्पेशल छोटी छोटी वीडियो लाके आपको प्रोवाइड कराऊँ। और कई सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर क्या कोर्स आप कंप्लीट करा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जब मैंने चीज़ें ली हुई हैं, जब मैंने जिम्मेदारी ली है, तो मैं आपकी ये जिम्मेदारी को कम से कम 20 मार्च से पहले समाप्त कर दूंगा। आपके पास उसके बाद भी 1 महीने बचेगा, उसमें 1 महीने के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके लिए। आप टेंशन मत लीजिए, बस मेरे जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको तैयार कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस बैच जो आएगा ना, उसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपका ये प्यारे प्यारे कमेंट, आपका ये सपोर्ट जो मेरे अंदर एक मोटिवेशन लाता है और हर दिन वीडियो बनाने का जो साहस लाता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।